नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी के मदरसों की जांच के लिए सर्वे टीम गठित कर दी गई है। आप यूपी के मदरसों में पाठशाला के पीछे के मर्म को समझने की कोशिश की जाएगी। देखा जाएगा कि असल में यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इस सर्वे की जांच के पीछे की एक वजह यह भी है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2 मदरसों से आतंकी गतिविधियों में शामिल नदीम और सैफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि मदरसों से इन्होंने तालीम ली। इसके बावजूद मौलाना और कुछ सियासी दल विरोध में झंडा उठाए हुए हैं और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार चाहे जो दावा कर रही हो, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार यूपी में एक छोटा एनआरसी कराना चाहती है और मुसलमानों को डराना चाहती है। लेकिन सवाल है कि मदरसों की जांच किस किस तक आंच। अगर मदरसे पाक साफ तो सर्वे पर आखिरकार क्यों विवाद? जब सरकार कह रही है कि बच्चों के भविष्य को संवारेंगे, तो फिर मौलानाओं को किस बात का डर है? जब मदरसे होंगे मॉडर्न, तो खतरे में कौन? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात और पूछेंगे सवाल कि सर्वे पर झगड़ा तो इस्लाम पर खतरा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांतों पर ये पार्टी काम करती है। वो मदरसा, स्कूल या कॉलेजों में इसको नहीं बांटती। वो सब निष्पक्षता के साथ हम लोग काम करते हैं। इस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। मदरसों का सर्वे हो, लेकिन उसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। तो मदरसों का ये सर्वे ही तो हो रहा है, इस पर इतना ज्यादा विवाद क्यों है? आप देख रहे हैं जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, आपको बता दें टीएस हसन, उनकी ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए। सरकार आखिरकार क्या साबित करना चाहती है? ये सर्वे क्यों किया जा रहा है? इसका जमकर विरोध करने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जिया उर रहमान बर्क, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। शफीकुर रहमान बर्क आप जानते ही लगातार विवादों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, और उन्हीं के पोते हैं समाजवादी पार्टी विधायक जिया उर रहमान बर्क। वो कह रहे हैं कि हम इस सर्वे को बर्दाश्त नहीं करने वाले। वो ये भी कह रहे हैं कि असम में बुलडोजर चल रहे हैं मदरसों पर, तो अब ईश्वर से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी ये बुलडोजर ना चलने लगे। तो ये तमाम तरह की ये जो बयानबाजी है उसका दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन से लेकर आप चाहे बीएसपी की बात करें, जो मायावती हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर रही हैं कि मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, मदरसे में कट्टरपंथ की पढ़ाई होती है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी की ओर से, और मदरसों के सर्वे को मिनी एनआरसी बता रहे हैं ओवैसी। और आइए अब चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान, जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु महंत नवल किशोर दास इस वक्त हमारे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी जी, सर्वे ही तो हो रहा है, ये डर किस लिए और इतना विवाद क्यों? दानिश कुरैशी जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अब आई आवाज? हेलो जी, अब आ रही है। हाँ, देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि बात सर्वे की है ही नहीं। इस देश में हमने देखा है कि कानून बन जाने के बाद भी अगर दीर्घदृष्टा लोग जो हैं, जो उसका नुकसान देख सकते हैं, तो सरकार को लोकतंत्र में मजबूर होना पड़ता है उन्हें वापस लेने के लिए। ये तो सर्वे कराने की बात है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार के पास अब सारी प्राथमिक, मतलब इस देश का कोई नागरिक जो है
वो प्राथमिक सुविधा से वंचित नहीं है, उसकी कोई परेशानी नहीं है, उसके घर साफ सुथरा पीने का पानी आ रहा है, बच्चे उसके बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, ये सारे मुद्दे खत्म हो गए। तो और रोज सुबह एक नया जो है मुसलमानों को टारगेट करता हुआ एक एपिसोड लेकर आ जाते हैं, वो कभी बुलडोजर के नाम पे, कभी मदरसे के सर्वे के नाम पे। देखिए, ये जो मदरसे प्राइवेट हैं, जो ये आपसे किसी भी तरह की मदद नहीं लेते हैं, उस पर सर्वे करने का आखिर मकसद क्या है? सवाल हमेशा से सरकार की नीयत पे होता है। अच्छी नीयत से काम किया जाने की मंशा हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार यहाँ कोई खुलासा नहीं दे रही है, बस सर्वे होगा। अरे भाई, क्यों होगा सर्वे? तो उसका एक्सप्लेनेशन तो दीजिए। ऑपोजिशन में अगर सवाल उठ रहा है, अगर शफीकुर रहमान बर्क MP है या कोई MLA है, वो ये सवाल उठा रहा है, तो सरकार का काम है उन्हें तसल्ली बख्श जवाब देना। तो क्यों जवाब देने से भाग रहे हैं? जी दानिश कुरैशी जी, जवाब तो दिया जा रहा है। अब ये जो सर्वे है, इसका मकसद जो सरकार की ओर से बताया जा रहा है, मदरसे को चलाने वाली संस्था कौन है, मदरसे को कब से चलाया जा रहा है, मदरसे की आमदनी क्या है, बिल्डिंग अपनी है या किराए की है, छात्र छात्राओं की संख्या क्या है, छात्रों को क्या सुविधाएं मिलती हैं और टीचरों की संख्या क्या है। अगर ये पता लगाने की कोशिश सरकार कर रही है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सवाल ये है कि मेरे घर में क्या है, क्या रखा हुआ है, बोतल कहाँ रखी है, फ्रीज कहाँ रखा है, ओवन कहाँ रखा है। आप मेरे घर में आके तफ्तीश करेंगे या तहकीक करेंगे तो उसके लिए आपको पुख्ता कानून होना वाजिब है। आप समझिए, अगर आपको किसी संस्थान पे कोई प्रॉब्लम या आपत्ति है या कुछ अगर लगता है संदिग्ध, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के प्रावधान है। आप इन जनरल सर्वे करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय? कल के दिन में तो ये कहेंगे कि आप जहां एंकर बन के बैठी हैं उस न्यूज इंस्टीट्यूट का हमें सर्वे करना है, तो क्यों करना? कार्रवाई तो तब की जाएगी ना जब पता लगाया जाएगा। तो पता ही तो लगाने की कोशिश की जा रही है, अगर कुछ गलत नहीं होगा तो कार्रवाई भी नहीं होगी ना। ऐसे पता नहीं लगेगा ना। मैं मास्टर, सुनिए मेरी बात, क्या किसी के भी घर में घुस जाने की किसी को सत्ता थोड़ी है? सरकार है, किसी के निजी उस पर वो करने का अधिकार तो सरकार को नहीं है। मेरे निजी हुकूक जो मुझे संविधान ने दिए हैं वो सरकार ने तो दिए नहीं है, और अगर उसमें कहीं मैं कोई कानूनी बाउंड्रीज के बाहर हूं तब ही आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। उसके बिना आप क्यों करेंगे अगर वेलफेयर की बात नहीं है तो? और वेलफेयर की बात है, और अगर आप ये पता लगाना चाहते कि कहां से फंड आ रहा है, तो भैया सरकार आपकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका है, ED डिपार्टमेंट आपका है, सारे जितने रिसोर्सेज हैं जहां से पैसे आने और जाने की वो है, उससे आप पता करिए। अगर आपको ये भी पता, सुनिए मेरी बात, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं कि जिन मदरसों से सरकारी महकमों से इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही कि भाई यहाँ किस तरीके से ये निजाम चला रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर मेरे मन में चोर है तो क्या मैं सच सच बता दूंगा? कोई नहीं बताएगा। सवाल यही है कि आपके पास है कुछ नहीं, आपके पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका, सत्ता में आ गए हैं, अब आपको ये मदरसा, हिजाब, मंदिर, मस्जिद, इसी की राजनीति पे अगर आपको वक्त गुजारना है तो आप गुजारिए। उसमें आप मदरसों को टारगेट मत कीजिए, किसी और चीज पे जाइए आप और उस पर बात करिए। ठीक है, महंत नवल किशोर दास जी, टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को इस कदम के जरिए, दखल अंदाजी की जा रही है। पहले तो मैं आज हमारे दो पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का देहावसान हुआ है और ब्रह्मलीन हुए हैं। मैं उनके प्रति अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि क्यों कराया जा रहा है। अरे वो मुस्लिम बच्चे भी हैं तो देश का भविष्य हैं, वो हमारा भविष्य है। हम जानना चाहते हैं हमारे बच्चे किस स्थिति परिस्थिति में पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ये किसी सरकार का दायित्व बनता है कि प्रत्येक नागरिक की व्यवस्था करे, कौन किस स्थिति परिस्थिति में है। क्या एक सरकार को ये जानने का अधिकार नहीं है कि जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य बच्चे, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है? ये कहते हम सरकार से कुछ लेते देते नहीं है, तो क्यों पूछेगी? हाँ पूछेगी। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे घर में हमने फ्रिज कहाँ रखा है, ट्यूबवेल कहाँ रखी है, सरकार को क्या अधिकार पता करने का? ट्यूबवेल कहाँ रखी है, फ्रिज रखी, पता करने का अधिकार तो नहीं है। पर आपके घर में AK-47 तो नहीं रखी कहीं? आपके घर में कोई हथियार तो नहीं रखा है? आपने किसी आतंकवादी को तो नहीं छिपा रखा है? ये सरकार को जानने का अधिकार है कि नहीं? आपका मदरसा ठीक से बना है कि नहीं, अपनी ज़मीन में बना है कि अवैध बना है, नक्शा पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सरकार को जानने का अधिकार है कि नहीं? क्योंकि ये सरकार को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, और अभी तक इनको पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। जो करो तो ठीक, जो करो तो ठीक, वो ठीक नहीं होगा।
आपको कानून मानना पड़ेगा, आपको संविधान मानना पड़ेगा, और सरकार ने जो पूछा उसका जवाब देना पड़ेगा। आप इस देश के नागरिक हैं, आपकी सुरक्षा करना, आपकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बनता है। आप अपने इस्लाम के नाम पर हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। वो मुस्लिम बड़े बच्चे हैं पर हमारे नागरिक हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे समाज का चरित्र है वो। तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या सरकार जानेगी नहीं? हद हो गई भाई। आप विरोध करेंगे और सरकार मान जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता रहा है। किसी सरकार ने कभी इनको पूछा नहीं, जो मनवाए सो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। नेता लोग अपने जाके गए और टोपी पहनी और बस चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। सरकार कानून से चल रही है और कानून के अनुसार चल रही है। इसलिए आपको बताना पड़ेगा, जो जो सरकार ने पूछा है वो सबका उत्तर देना ही पड़ेगा, क्यों देश और प्रदेश संविधान से चल रहा है, कानून का पालन करना ही पड़ेगा। जी ठीक है, हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, सर्वे किया जा रहा है, सरकार को ये जानने का पूरा अधिकार है कि आपकी अगर वहाँ पर मदरसा चल रहा है तो वो ज़मीन जो है वो किसकी है, वहाँ पर क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। अगर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे वो टीएस हसन हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त न करने वाली बात कहां से आ जाती है और इस्लाम कैसे खतरे में आ जाता है, ये समझाइए। देखिए, मैं मुद्दों पे बात करूंगा, मैं गैर मुद्दों की बात करना डिबेट में उचित नहीं समझता। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी की जगह कोई महंत सरकार का प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आया, मुझे तो ये उम्मीद होती है, बचपन से मैंने ये सीखा जाना है कि जो महंत संत होते हैं वो धर्म की बात करते हैं और हमें ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका रास्ता देते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति करते हुए महंत तमाम नजर आ रहे हैं, उनको भी धन्यवाद, कम से कम उन्होंने दो रास्ते चुने अपने जीवन में। लेकिन मैं आता हूँ कि आखिर इन मदरसों पे इस सरकार की नीयत क्या है। नीयत बिल्कुल अगर साफ है तो विगत 7 सालों में, 6 सालों में उत्तर प्रदेश में और 8 साल से ज्यादा का समय हो गया देश की सरकार का, जो मोदी जी प्रधानमंत्री, जिनका विजन था कि एक हाथ में अगर कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए, ऐसा उनका सपना था। वो चीज अगर अब तक 8 साल में और 6 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी हुई तो हम सवाल उठाएंगे और हम सवाल पूछेंगे भी कि आप 6 साल से कर क्या रहे थे। एक भी मदरसे को अगर आपने कोई भी मदद की, सरकारी उनको मान्यता प्राप्त कराई 6 सालों में योगी जी ने, या उसका नवीनीकरण कराया, भवन निर्माण कराया, जो कुछ भी XYZ मदद सरकार कर सकती थी अगर किया, तो वो उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव या बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट में उसका ब्यौरा रखेंगे, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह मदरसे का नाम लेके AK-47 का नाम ले लिया, उन आदरणीय महंत। अच्छा मनोज यादव जी, पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बीजेपी से पहले, बीजेपी से, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं मैं वो जवाब लूंगी। सुनील जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, लेकिन आप अपना हिसाब भी तो दे दीजिए। आपने मदरसों का मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या किया, आपने उद्धार के लिए क्या कदम उठाए जब आपकी सरकार थी? वो भी बताऊंगा। मैं पहले बता दूंगा कि मदरसे इस देश में अहमियत और अपनी हैसियत क्या रखते हैं, ये जान लें इस डिबेट के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से। देशवासी, अरब कंट्रीज से सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी देश को जाता है, किस नाम पे? व्यापार के नाम पे नहीं, कामगिरी के नाम पे, मजदूरी के नाम पे, अपने तमाम सारे हुनर के नाम पे, तो वो दुनिया का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होने वाला पैसा अगर है तो वो अरब कंट्रीज से भारतवर्ष को आता है। वो छोटी मोटी रकम नहीं है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ नहीं है, वो लाखों करोड़ में रुपए है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। मैं तो पूर्व की सरकार, चाहे वो हमारी हो या किसी की भी रही हो, मनोज यादव जी टू द पॉइंट बात कीजिए ना, तभी हम कर पाएंगे। आपने क्या किया और मैं पूछ पाऊंगी सुनील जी से कि उन्होंने क्या किया। 532 से ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित थे, जिसमें हमारे कार्यकाल तक 532 मदरसों को मान्यता मिली। इसके बाद उनके जितना भी उनको फंडिंग से लेके जो कुछ भी सरकार का यथासंभव प्रयास था करने का, वो सरकार ने किया पूर्व की। तब से लेके अब तक कितने स्कूलों को मिला ये बता दें। उन मदरसों में अरबी पढ़ाने के, उस अरबी से इस देश की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है, ये बात सरकार को बतानी पड़ेगी, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल सरकार कर रही है।
टैक्स के रूप में, देश की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर सरकार नहीं बताती है तो निश्चित तौर पे मैं ये समझूंगा कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, उसकी मंशा ठीक नहीं है, वो सिर्फ एक चीज को बदनाम करना चाहती है। ठीक है सुनील बराला जी, जवाब दीजिए, आपने क्या किया मदरसों के लिए? आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। पहले तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और अभी जो विषय आया है उस विषय पे बड़ी अच्छी और स्वस्थ चर्चा हो रही है, मदरसों को लेकर के हो रही है। मैं अपने सहयोगी से पूछना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिकी विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत वे उत्तर प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में, वार्ड स्तर पर अपने विद्यालय है, प्राथमिकी विद्यालय हैं, उसमें अध्यापक हैं और बच्चे पढ़ाई होती है। पहला सवाल तो इस बात पर आता है, क्या उन बेसिक विद्यालयों में क्या वहाँ हिंदू परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं? क्या वहाँ मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या वहाँ कोई दुर्भावना है क्या? तो जब राज्य सरकार के द्वारा किसी भी सरकार आना जरूरी है, कोई भी सरकार, वहाँ की बोलचाल की भाषा अरबी है बराला जी। यादव जी, हम जो मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है, ये बड़ी यादव जी आप बीच में मत बोलिए। बीच में बोलना मेरे पे भी आता है, मैं बीच में बोलना मेरे पे भी आता है और मैं तुम्हें बीच में जवाब दे सकता था। ठीक है मनोज जी उनको अपनी बात तो पूरी आपसे मैं कृपया ये कहूंगा कि आप बीच में ना बोले, बाद में बात करना, ठीक है ना? बीच में मैं तुमसे ज्यादा बोल सकता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार जिन विद्यालयों का संचालन करती है, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार रही है, मायावती जी की सरकार रही है, हमारी भी सरकार कल्याण सिंह जी की सरकार रही है, रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही है, और उत्तर प्रदेश में हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार दूसरे टर्म में 6 महीने का कार्यकाल पूरा हम कर चुके हैं। हमने उन विद्यालयों को ठीक करने के और समानता के आधार पर जो बच्चे उस विद्यालय में आएंगे तो वहाँ से वो शिक्षित होकर जाएंगे। उन विद्यालयों को इनके कार्यकाल की अपने कार्यकाल की तुलना कर लीजिए पहले तो इस बात की कि आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार में जब बेसिक शिक्षा विद्यालय, आप बाद में बात का उत्तर देना मनोज जी। आप क्या किए विद्यालयों के लिए? हम बताएंगे वो बात, हम बताना चाह रहे हैं आपको ये बात कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं जाते थे। देखिए आपकी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। डर इन्हें इस बात का लग रहा है कि जैसे मदरसे जो असम में हैं वहां पर बुलडोजर चला दिए गए, यहाँ पर भी आप बुलडोजर चला देंगे। आप ये बताइए कि इनको ये डर सता रहा है, इस पर जवाब दीजिए। आप पहले आप विषय पे आइए पहले, फिर मदरसों की जब ये बात करते हैं, बेसिक शिक्षा विद्यालयों में इनका विश्वास नहीं, मदरसों की बात करते हैं, वहाँ अरबी भाषा की बात करते हैं। ये भारत में और उत्तर प्रदेश में उसकी बात कर रहे हैं कि मदरसों के स्थान पर इस प्रदेश के अंदर बहुत सारी संस्थाओं के अपने मोदी जी को कितना आता अपने है? विद्यालय चलाने के लिए कितना आता है? ये विद्यालय हमारी इकोनॉमी का कितना जहाँ इस देश को मजबूत करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं आता है, राजस्थान डोनेशन के रूप में। उत्तर प्रदेश में आपको अगर बात रखनी है, ये बात कहने से नहीं होते। आप मुस्लिमों का पक्ष लेकर के मुस्लिमों की मतदाताओं की अपनी बात करनी है। मैं मुस्लिमों में जाकर के रिझाना है, वहां जाकर के टोपी पहनो, आप वहां टोपी पहन करके घूमो। आप भी और आपके नेता अखिलेश यादव जी भी जाकर के वहां उसमें मदरसों में जाकर के आप जाकर के टोपी पहन करके बैठो उनके बीच में जाकर के। किसी का पक्ष ले रहे हैं, आसान शब्द की बात नहीं कर रहे, आप बीच में कह रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं आप मदरसों की बात क्यों कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाउ कैन में? उत्तर प्रदेश में मदरसों की बात ना करिए आप। मदरसों की बात करने का तात्पर्य क्या है? मदरसा बुलडोजर, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में उन चीजों पे चलता है, मदरसों पे बुलडोजर नहीं चला। लेकिन जो मुरादाबाद संभल का सांसद जो है भारत, ये बातें मत करिए, लीग से हटके मत जाइए आप, लीग से हटके मत बात करिए आप।
मनोज जी, बता रहे हैं। मनोज जी, कोई बुलडोजर चला है क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक? कि आप कोई बुलडोजर तो अभी चला नहीं है। ठीक है, मैं इससे पहले ब्रेक पर जाऊं। चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनका कमेंट नहीं ले पाई हूं। मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं। शांत हो जाएं सभी, शांत हो जाएं, सभी को मौका दिया जाएगा। सुनील जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मैं कमेंट ले रही हूँ। सभी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, सभी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। चक्रपाणी महाराज जी, आपका कमेंट मैं चाहूंगी इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं। चक्रपाणी जी, ये इतना डर क्यों लग रहा है इनको? देखिए मीमांसा जी, चोर के दाढ़ी पे तिनका। और सवाल इस बात का है कि अभी कहा जा रहा है कि बुलडोजर अभी नहीं चला एक भी जो है मदरसों पे, तो आखिर चला क्यों नहीं? आखिर जब अवैध रूप से मकान पे चल सकता है, जब अवैध दुकान पे चल सकता है बुलडोजर, जब अवैध बूचड़ खानों पे चल सकता है, अवैध शराब खानों पे बुलडोजर चल सकता है, तो अवैध मदरसों पे क्यों नहीं आखिर अभी तक चला? और जो अवैध मदरसे हैं उस पे बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। सवाल इस बात का है कि अभी अभी सभी सरकारें, सभी पार्टियां, चाहे सब समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, सब इस बात पे चर्चा कर रहा है कि भाई मदरसों को कौन कितनी सुविधा दिया। लेकिन आप इनसे पूछो कि आखिर गुरुकुलों की स्थिति क्या है। आसाम में पूरी तरह गुरुकुल बंद हो चुके हैं, उनके सरकारी सुविधाएं बंद हो चुकी है। और यही हालात तो है, दिन आजादी के बाद सबसे ज्यादा दुर्दिन स्थिति हुई है गुरुकुलों की। वहां पे उपेक्षा के शिकार हुआ है और गुरुकुल में बच्चे को हो गए, और वहां पे इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई है कि गुरुकुल चलाना मुश्किल हो गया है। हमारे पास कितने रोज दसियों फोन आते हैं गुरुकुलों की दुर्व्यवस्था की और वहां की जो विपन्न स्थिति है। लेकिन उस पे कम से कम सरकार को और सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, उस पे देते नहीं। और जो अवैध जो मदरसे चल रहे हैं उसके लिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। और चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, चाहे और जितने मुस्लिम तुष्टिकरण वाले नेता हो, विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे आप जरा गुरुकुलों से तुलना कर लो अपनी, देखो कि हिंदुओं के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन हिंदू बोलता नहीं, हिंदू सनातनी चिल्लाता नहीं, क्योंकि कानून और सिद्धांतों के अपनी रेखाओं में बधा हुआ है। वो सिद्धांत अगर जो कोई कानूनी बात करता है कि भाई जो अवैध जो मदरसे उसको तोड़ा जाए, तो आप एक कहावत है मीमांसा जी कि लाठी से भेंट नहीं और बाप बाप चिल्लाए, यानी कि अभी बुलडोजर चला नहीं और पहले ही बाप बाप चिल्लाना शुरू कर दिए ये मुस्लिम संस्था है। तो ये कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने वाली चीजें हैं। आपको सरकार से आपत्ति है, आपको मीडिया से आपत्ति है, आप हर चीज में असंतुष्ट हो। आप एक तो अवैध रूप से आप चला रहे हो मदरसे, जो अवैध जमीन पे कब्जा करके, और ऊपर से जब सरकार उसकी अगर जो सूचकांक कर रही है तो उस पर आपको पेट में दर्द हो रहा है, फिर इसको नेशनल स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना के रख दिया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि एक तरफ स्थिति खराब सबसे ज्यादा गुरुकुलों की है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन मदरसे जो अवैध रूप से जमीन कब्जा करके बन रहे हैं उस पर नेशनल मुद्दा बन गया, उस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। ये बहुत स्थिति है। जबकि गुरुकुलों में राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। और 47 जो महंत जी कर रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। 47 और अनेक अराजक तत्व जो है मदरसों में अनेक मिले हैं, लेकिन आज तक आजादी के बाद एक भी गुरुकुल में 47 और गलत चीजें नहीं मिली है। अब राष्ट्रद्रोही नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे तिरंगे नहीं फहराए जाते मदरसों में, राष्ट्रगान नहीं होते। यही वर्ग जो है वंदे मातरम हो रहा था, संसद से उठ के निकल गए। तो ऐसे लोगों के जितने जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, इन्हीं पे बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। राष्ट्रभक्तों को, गुरुकुलों को संरक्षण करने की आवश्यकता है। सवाल तो यही है ना चक्रपाणी महाराज जी कि ये सर्वे से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? सर्वे ही हो रहा है, अभी बुलडोजर नहीं चल रहा, और अवैध रूप से अगर कब्जा जमाकर वहां पर इस तरह से मदरसे चल रहे हैं और इनके लिंक जिस तरह से आतंकियों के साथ भी मिल रहे हैं, तो फिर आखिरकार सर्वे क्यों ना किया जाए? और यह भी पता लगाना बहुत जरूरी है कि फंडिंग कहां से हो रही है और जो पैसा दिया जा रहा है वो क्या सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यूपी के मदरसों की जांच के लिए सर्वे टीम गठित कर दी गई है और यूपी के मदरसों में पाठशाला के पीछे के मर्म को समझने की कोशिश की जाएगी। अब देखा यह जाएगा कि यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, उनका क्या पाठ्यक्रम है। सर्वे की जांच के पीछे एक वजह यह भी है कि यूपी के 2 मदरसों से आतंकी गतिविधियों में शामिल नदीम और सैफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि मदरसों से इन्होंने तालीम ली। इसके बावजूद मौलाना और कुछ सियासी दल विरोध में झंडा उठाए हुए हैं और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार जो भी दावे कर रही हो, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार यूपी में एक छोटा एनआरसी कराना चाहती है और मुसलमानों को डराना चाहती है। लेकिन सवाल यही कि मदरसों की जांच किस किस तक आंच और इतना विरोध, इतना हंगामा क्यों? मनोज जी, क्यों ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है?
क्या देखिए, भेदभाव है? समाजवादी पार्टी किसी आतंकवादी घटना का समर्थन नहीं करती, एक बात और स्पष्ट बात है। और आतंकवादी गतिविधियों पे नजर रखने की जिम्मेदारी देश की सुरक्षा एजेंसियों की है, जो सरकार रन करती है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो उसको सरकार का फेल्योर माना जाएगा। और अगर सरकार इस तरह का कोई भी वो काम करती है जिसमें 8 साल के बाद, 6 साल के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें सामने आएंगी, तो ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं सही मानता। और मैंने जो आंकड़े रखे हैं उन आंकड़ों को भी समझिए। अगर योगी सरकार लॉयल है, बिल्कुल स्पष्ट है। अभी एक बात और आई, उसको भी मैं दोहरा दूं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता वैध अवैध का, जो अवैध है उस पे सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जी मनोज जी, बैठे डिबेट एक आंकड़ा ये भी है ना, एक लाइन पिछले 8 साल में 10 से ज्यादा आतंकवादी पकड़े गए, जिनकी तालीम कहां पर हुई? मदरसों में हुई। सैफुल्ला और नदीम की गिरफ्तारी हुई, कहां से हुई? तालीम कहां से ली थी? मदरसों से ली। और फिर आप कहते हैं नहीं, फिर आप कहते हैं मान लो कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो फिर जवाबदेही कौन लेगा? आप तो सरकार को ही घेरेंगे। तो ये पता लगाना तो बहुत जरूरी है ना कि अगर मदरसों में इस तरह के आतंकी एलिमेंट्स हैं, अगर कट्टरवाद का वहां पर पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उन पर लगाम कसी जाए। मीमांसा जी, गलत क्या है? मैं डिबेट को ना तो कट्टरता पे ले जाना चाहता हूं, ना मैं डिबेट को उस तरह की बात पे ले जाना जिसका आप जो एक मोटिव है सरकार का, वो मोटिव भी बदल जाएगा। मैं उस पे ले ही नहीं जाना था। मैं तो ये मान के चलता हूँ योगी सरकार पॉजिटिव वे में मदरसों को जांच कराना चाहती है, उनके हालात को देख के मदरसों को बेहतर करना चाहती है, क्योंकि मोदी जी का वचन है, मोदी जी का देशवासियों से और अल्पसंख्यक समुदाय से है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो मैं उसको निगेटिव वे में ले ही नहीं जाता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर अब तक सरकार ने मदरसों को मजबूत करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए क्या काम किया, जो बराला जी ने इस डिबेट के दौरान नहीं बताया। वो बेसिक शिक्षा पे चले गए, डिबेट आज मदरसों पे हो रही थी। एक बात। दूसरी बात, अवैध और अवैध पे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, और इस पे बीजेपी से और बैठे पैनलिस्टों से आप जवाब ले लीजिएगा। वैध अवैध इस देश में क्या है और क्या नहीं है? वैध अवैध क्या है क्या नहीं है, किसकी जांच होनी चाहिए, किसकी जांच नहीं होनी चाहिए वैध अवैध के लिए, ये हम बैठे अपने साधु संतों से भी पूछ रहे हैं और बीजेपी से पूछ रहे हैं। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का हवाला देके मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सड़कों पे, सड़क के किनारे या चौराहों पे, चट्टियों पे जो तमाम तरीके के धार्मिक स्थल बने हैं जो अवैध हैं, अवैध, एक शब्द मैं बार बार कर रहा हूं, अवैध है, उस पे अब तक का योगी सरकार ने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। और यह समाजवादी पार्टी मांग करती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कब इंप्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में होगा। अगर वैध अवैध पे बहुत माहिर इस सरकार है, ये काम करने के लिए माहिरता इसमें पराकाष्ठा हासिल कर रखी है, और क्या अवैध है क्या अवैध नहीं है ये भी स्पष्ट रूप से आज इस डिबेट में बता देना पड़ेगा। सुनील बराला जी जवाब दीजिए। अभी आवाज मेरी कटी हुई थी, वहां से लाइन कटी हुई थी, मैं दोबारा से जवाब पूछ रहा हूं। मैं पूरा विषय देख नहीं पाया। और मैं दूसरा ये बताना, हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश में जो चौराहों पे, सड़क के किनारे जो धार्मिक स्थल जिस भी धर्म के बने हैं वो अवैध हैं, उनको तत्काल रूप से हटाया जाए। योगी सरकार ने अब तक क्या इस पे कार्रवाई की? एक बात। दूसरी बात, इस प्रदेश में क्या अवैध है क्या वैध है, ये बात कोई चीज उसमें छोड़ी जाएगी अथवा सब कुछ वैध वैध ही माना जाएगा, ये बीजेपी स्पष्ट करे, साधु संत स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से, अभी आपको मेरठ में आकर के यादव जी आप देख लीजिएगा, हमने जो मज़ारें थी वे सब हटाई, जो धार्मिक स्थलें थे वे हटाई, माता थी वे हटाई। तो पूरे जनपद मेरठ के जो मुख्य मार्ग थे, उनके सड़कों के किनारे थे, उस पर हटाने का काम जहाँ जहाँ पर जो ऐसी शिकायतें हुई उस पर कराई। लेकिन मैं मदरसों की बात कर रहा था पहले, वो बीच में रह गई थी, बीच में आप आ गए थे इसमें। मदरसों के सर्वे पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मदरसों से जोड़ करके उनकी वोटों के चक्कर में उनको उकसा करके, उनको अपना प्रलोभन करके बस आप इसी काम पे लगा रहना चाहते हैं। मदरसों का अगर उत्तर प्रदेश सरकार या कोई विभाग या फिर बोर्ड कोई सर्वे कराता है तो सर्वे कराने का मतलब ये नहीं है कि मदरसों को रोक लगाने का है।
उनकी काउंटिंग कराना रोक नहीं होती, या उन मुसलमानों को डरा करके तुम राजनीति करते रहोगे। राजनीति आप लोग सीख लो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि विकास के आधार पर भी राजनीति होती है। किसी को डरा करके, उसको भय दिखा करके उसकी वोट लेने के लिए राजनीति मत करो, वो समय चला गया। अब तुम लगातार इस बात की मार खा रहे, जनता तुम्हें मार रही है इसी बात से कि आप उसी राजनीति पे आप ढर्रे पे चले आ रहे हैं। हिंदू खतरे में है, कभी नहीं कहा समाजवादी पार्टी ने। जो 110 करोड़ हिंदू है ही एक नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो ये भी कहा है कि इस देश के आतंकी है हिंदू। समाजवादी पार्टी ने तो क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने लेकर के जब मैं कहना नहीं चाहूंगा नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, तो मैं कहना नहीं तो आप लोगों ने तो क्या क्या की ये बातें मेरे से मत कहलवाइए। मैंने सब सुनी है, मैंने रामपुर तिराहा कांड पे भी सुनी है और अयोध्या पर भी मैंने सुना है। अयोध्या में भी मैंने बयान सुना है और रामपुर तिराहे वाले पे भी मैंने आवाज देखी है। तो इस बात का नहीं है, लेकिन आप मदरसों की राजनीति, मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति ये कब तक करते रहोगे? अच्छा मनोज यादव जी, ये तो बता दीजिए ना, इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है सर्वे से? ये नहीं बात समझ में आई, इस्लाम कैसे खतरे में आ जाता है? इस्लाम खतरे में इनका केवल इसलिए आ जाता है, मैं विभानता सी बताता हूं, इस्लाम खतरे में नहीं है, इनकी राजनीति, इनका दल खतरे में है। अस्तित्व खत्म हो रहा है, अस्तित्व खत्म हो रहा है इनका। इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में बता करके कमेंट ले लेते हैं। महंत नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, आ रही हूं मैं आपके पास लौटकर। नवल किशोर दास जी, अब ये कहते हैं कि हमें हमेशा टारगेट किया जाता है, हमें डराने की कोशिश हो रही है, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इस्लाम खतरे में? सर्वे से आ जाएगा? देखिए मीमांसा जी, मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं पूरे देश में या प्रदेश में यदि 100 मदरसे हैं तो 100 मदरसों में कम से कम उसमें 90 मदरसे ऐसे होंगे जिसमें जिहाद कैसे करना है पढ़ाया जाएगा, हिंदुओं को कैसे डराना है पढ़ाया जाएगा, हिंदुओं की लड़कियों को कैसे गुमराह किया जाएगा ये पढ़ाया जाएगा, हथियार कैसे चलाया जाएगा ये पढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे वकील बने, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अफसर बने, ये हम चाहते। तो मदरसों में आज केवल आतंकवाद पढ़ाया जाएगा, जिहाद पढ़ाई जाएगी, छोटे छोटे बच्चों को हथियार चलाना सिखाया जाता है, ये सिखाना चाहते हैं। ये प्रत्यक्ष देखने को मिला है, इसलिए ये डर है कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को जो बेचारे कुछ नहीं जानते, जिनको पढ़ना चाहिए, जो हमारा भविष्य है देश का, जो डॉक्टर और वकील बनना चाहिए था, अगर 8 साल से नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है और ये सब हो रहा है तो फिर यही डर है। होने का मतलब क्या? इसी डर के कारण चाहते हैं कि मदरसों की गणना नहीं होना चाहिए, मदरसों में मनमानी होना चाहिए। कैसे मनमानी हो जाएगी? देश संविधान से चल रहा है, मनमानी नहीं होगी। यहाँ आप डॉक्टर वकील तो बना सकते हो, मास्टर तो बना सकते हो, आतंकवादी नहीं बना सकते, जिहाद नहीं बना सकते, आप किसी को आतंकवादी नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश को कश्मीर नहीं बना दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश को कश्मीर नहीं बना दिया जाएगा। तो मोदी जी को बैठने का कानून के दायरे में रहकर के मदरसा चलाइए, कानून के दायरे में रहकर बच्चों को पढ़ाइए, कानून के दायरे में रहकर जो वहाँ का संविधान है, बच्चों को मैथ पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, अच्छी बात है, परंतु आप ये नहीं पढ़ाएंगे। आप तो कुरान हाथ में लेकर आतंकवाद पढ़ाएंगे कि हिंदुओं को कैसे समाप्त किया जाए, काफिरों को कैसे मारा जाए, ये पढ़ाएंगे आप ये पढ़ाएंगे कि लड़कों के साथ कैसे जिहाद किया जाए, ये नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या महंत बने बैठे हैं आपको? मैं तो सीधे शब्दों में कह रहा हूं। पे बात कर रहा हूं। यहाँ कमेंट ले लेते हैं दानिश कुरैशी जी। ज्यादातर मदरसों ठीक है, दानिश कुरैशी जी ये बताइए, अगर विज्ञान की पढ़ाई दी जा रही है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, उनके आधुनिकीकरण पर काम किया जा रहा है। नवल किशोर दास जी, एक सेकंड, एक दानिश कुरैशी जी का कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्या समस्या है इसमें? आप नहीं चाहते मदरसों का आधुनिकीकरण हो, जो चले वो ठीक ढंग से चलें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि नवल किशोर दास जी जो है, इनको मन फैलाने का अधिकार नहीं है, और ये जो व्यक्ति बातें यहाँ कर रहे हैं उसको प्रमाण रखते हैं। उसके बाद बात सुनिए मेरी बात, जब आपके बुजुर्ग और आपके पूर्वज
यही मदरसे के तालिब इल्म थे। आपके पास अगर इल्म नहीं है तो आप जान लीजिएगा नवल किशोर साहब, इस देश की तारीख रही है कि मदरसों ने अरे आपके पूर्वज गुरुकुलों में पढ़ते थे, आपके सभी पूर्व गुरुकुलों में पढ़े हैं, आप अरब से नहीं आए, आप भारतीय हो। आप सबके पूर्वजों के सिर पर चोटी थी, टोपी नहीं थी, और सभी गुरुकुलों में पढ़े हैं, सभी देव पूजन करते थे। जरा इतिहास पढ़ लो, अरे अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ लो, अरब से नहीं आए हो, तुम सब भारतीय हो, और भारतीय होने के नाते तुम सदैव मैं जवाब देना चाहता हूं मीमांसा जी, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए मनोज जी। सब सनातनी थे। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, महंत जी से महंत जी जान ले, तो कौन सुन लेगा? आपको पता होगा, अगर आप मनुस्मृति उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश के गुरुकुलों में किन वर्गों के बच्चों को पढ़ने की अनुमति थी। सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ने की अनुमति थी, ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ने की अनुमति थी। यहाँ पे गरीब किसान मजदूर के बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन तक नहीं मिलता था। और मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो दलित है, शूद्र है, अगर वो पढ़ाई करता हुआ पढ़ने की आवाज भी सुन ले तो उसके कान में नवल किशोर दास जी प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, एक साथ नहीं प्लीज, एक एक करके बात कीजिए। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ इस चैनल पे, और मेरी बात को महंत जी और जो भी धार्मिक लोग हैं इसका जवाब दें कि इस देश में पढ़ने की इजाजत किन किन लोगों को थी। सुनिए, आप सब पे सवाल उठा सकते हो। अर्थ प्राण नहीं थी, जाति प्राण नहीं थी, तो बताइए ना कौन कौन शिक्षा लेते थे? पढ़ेंगे फलाने यहाँ शूद्रों के बच्चे पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे? मैं बता रहा हूँ पे क्यों डिबेट मैं करते बता रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ इस देश की। अच्छा ये बताइए, 8 साल में नरेंद्र मोदी ने कितने संस्कृत विद्यालय, कितने गुरुकुल खोले, इस बात का डेटा प्रस्तुत करें बीजेपी। और ये धार्मिक हमारे जो गुरु लोग बैठे ये भी बताएं कि कितने संस्कृत विश्वविद्यालय योगी ने खोले हैं, कितने संस्कृत विद्यालय मोदी ने खोले हैं। मैं ये डेटा मांग रहा हूँ सरकार से, जो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, संस्कृत की बात कर रहे हैं, कितने विद्यालय खोले गए उनका डेटा प्रस्तुत करें। सुनील बराला जी प्रस्तुत करें, मैं कहता रहा हूं पानी महाराज जी प्रस्तुत करें और महंत जी प्रस्तुत करें। नहीं मनोज जी एक बात की तो क्लैरिटी कर लीजिए ना, आपको इस बात से तकलीफ है कि गुरुकुल कम खुले, या इस बात से तकलीफ है कि मदरसों का सर्वे हो रहा है? सवाल यहाँ मदरसों के सर्वे को लेकर हो रहा है ना, पहले वो तो क्लैरिटी से बात रख दीजिए अपनी। हाँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, मुझे इस बात से तकलीफ है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय और विद्यालय एक भी नहीं योगी सरकार ने बनाया है। हमें तकलीफ है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2 विश्वविद्यालय बनाए, लखनऊ का संस्कृत विश्वविद्यालय और बनारस का संस्कृत विश्वविद्यालय समाजवादी सरकार की देन है। प्लीज एक एक करके बात रखिए। अच्छा मैं चक्रपाणी महाराज जी का कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर। चक्रपाणी महाराज जी, यहाँ पर सवाल क्या वोट बैंक का है, जिसको लेकर विरोधी दल और तमाम सियासी दल जो हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। चक्रपाणी महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कितने विश्वविद्यालय। मनोज जी आपका टाइम खत्म हो चुका है, मैंने दूसरे पैनलिस्ट से सवाल पूछा है, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए, ऐसे नहीं हो सकती। मीमांसा जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक बैठे हुए नेता बहुत सम्मानित है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बीजेपी से लड़ते लड़ते वो सनातन धर्म से लड़ने लगती है। अभी मनु जी महाराज के ऊपर मनु स्मृति पे चले गए। सवाल है जो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि कर्मों के आधार पर वर्ण हमने बनाया, कोई भेदभाव नहीं है। भगवान राम के जो सच्चे मित्र थे केवट राज थे, जिसने सबरी के जूठे भेद खाए। हमारे यहाँ कहीं भी किसी न स्त्री से भेद है न कोई, गुरुकुलों में हर वर्ग के लोग। सुन लीजिए माननीय मनोज जी, सुन लीजिए बात, हर व्यक्ति कहीं भी गुरुकुल में जाकर। मनोज जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज मनोज जी, आपको अपनी बात को पूरी करने में आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मनोज जी पूरा देश सुन रहा है, मनोज जी आपसे चुप करा रहा हूँ, अब सब पूछ बता ही रहा हूँ ना। मनोज जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं फिर आपको मौका दूंगी, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए इस तरह। जिस
जिस तरीके से पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं एक दो देखो विदेशी ताकतें तो चाहती है कि हिंदू सनातनी आपस में लड़ जाए, तो चाहती है कि विदेशों में भारत में किस प्रकार से विदेशी कब्जा हो जाए। मैकाले ने आकर के हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ा। अब उसमें पार्टी आप करिए राजनीति। अब आपको आज कल कोई है, हो सकता है कल आपके समर्थन में हिंदू समाज है, लेकिन आप लोग देखो फिर बीच में बोलने लगे। आप अपनी पारी आएगी तो बोलिएगा, आप हंसिएगा, लेकिन अरे पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो आपको सम्मान नहीं मिल पाता। भाई हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबको सम्मान है, आपको पता होना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या ब्राह्मण, सबको बराबर का अधिकार है, बस इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आप जरा सोचो कि कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ संस्थान हो तो उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए का? आसाम में अभी जो गुरुकुलों, जो आसाम में जो मदरसे को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, उसका अल कायदा से संबंध था। कानपुर में जो घटनाएं हुई उसको पीएफआई तो स्पष्ट रूप से कर सके कि किस प्रकार से 2043 तक देश को गजवाए हिंद बनाया जाए। क्या ये गलत है रिपोर्ट? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में जहां पे सरकारी विद्यालय है प्राइमरी, जो सरकारी है उसको उर्दू सरकारी विद्यालय कर दिया गया, और वहां पे शुक्रवार को छुट्टी होता है, वहां पे प्रार्थना बंद कर दिया गया और हाथ जोड़ के प्रार्थना बंद कर दिया गया। सवाल इस बात का है, एक तो सबसे पहले जो आपने बोला कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, हम तो इसका विरोध करते हैं। एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में संविधान रखो। भाई कुरान पढ़ना है व्यक्तिगत, आप घर पे पढ़ लो, चाहे कोई भी पढ़ना है, संविधान रखो ताकि देश की रक्षा करो। ये क्या बात है? आप इससे तो और जो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जो कट्टरपंथी या जिहादी ट्रेनिंग हो रही है, आप और उसको कंप्यूटर दे दो, कंप्यूटर लेके जिहाद करेगा, वो तो और ठीक है। आप जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं चक्रपाणी महाराज जी, जो सवाल आपने उठाया है। मनोज जी जवाब दीजिए, असम में जो बुलडोजर चलाया गया उनका कनेक्शन आतंकवादी संगठनों के, हाँ जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। ये जितना मेरा अधिकार है, स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहूंगा, अधिकार है, इसलिए हम मैंने अपने पहले वक्तव्य में इस बात को रखा, महाराज जी मैंने अपने पहले वक्तव्य में इस बात को रखा कि 8 साल से इस देश की सबसे मजबूत सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जिनके हाथ में बागडोर है, वो वादे के साथ कि इस देश में आतंकवाद खत्म करेंगे, नोटबंदी सरी के तमाम। मनोज जी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो वहां पर एक्शन लिया गया है, आप क्या उसका समर्थन करते हैं? मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि नहीं तो फिर क्यों ये डर फैलाया जा रहा है कि बुलडोजर चल जाएगा, सारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे, ये डर क्यों फैलाया जा रहा है, ये बताइए ना। नहीं, मैं डर वाली बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपने मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात कही, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही और योगी जी ने अब कही, बात उस पे होनी चाहिए। आतंकवादियों का समर्थन जो करते हैं वो जाएं। देखिए पाकिस्तान आजकल बड़ा खुश है मीमांसा जी, जानते हैं क्यों? उसको पीओके में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, भारत में घुसपैठ कराता था। सुनिए एसटी हसन आप ही की पार्टी के हैं ना, एसटी हसन आप ही की पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर से दुआ करो। सुन तो लीजिए मेरी बात मनोज जी, मौजूदा सरकार, मनोज जी डाइवर्ट मत कीजिए, सवाल पर आइए, सवाल पर आइए मनोज जी, आप यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, पहले मेरा सवाल सुनिए। आप ही पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से। एक मिनट मैं अपना सवाल पूछ लूं जरा, सुनील जी आप ही का सवाल पूछ रही हूं मैं। उन्होंने ये बात कही है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि हर जगह बुलडोजर ना चल जाएं। मैंने आपसे इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा, अब आप दूसरे ट्रैक पर चलना शुरू हो गए। मैं जवाब देना चाहूंगा, मैंने अपने हर वक्तव्य का जवाब, जो आपका सवाल है उससे पहले जवाब मिल चुका, दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि इस देश में लगभग हजारों करोड़ रुपए अरब कंट्रीज से आता है, कामगिरी के नाम पे, मजदूरी के नाम पे, हुनरमंदी के नाम पे, जो इन मदरसों में पढ़ के बच्चे शिक्षा लेके अरबी भाषा सीख के विदेशों में जाते हैं। 10,000 करोड़ जो डोनेशन में आया वो बच्चों के खाने पर खर्च नहीं हुआ, 50% कम खर्च हो गया। उसको कौन मना कर रहे हैं? सुनील जी एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जरा, मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ। उसका रिकॉर्ड तो लेके आते हैं आप, जब ये बार-बार इस बात को बता रहे हैं। मनोज जी आप वो रिकॉर्ड हमसे मांग रहे हो। सुनील जी एक मिनट प्लीज जरा ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। हाँ तो रिकॉर्ड नहीं, आपने ये विषय तो आप ही मनोज जी जरा ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए, 10,000 करोड़ का डोनेशन जो आया वो बच्चों के खाने पर 50% कम कैसे हो जाता है? वो पैसा कहां जा रहा है?
फिर इसका हिसाब भी तो दीजिए। सही कहा, ये पता लगाना शानदार जरूरी सवाल। नहीं है क्या? अच्छा, भ्रष्टाचार पे निगाह रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो मनोज जी, एजेंसियों इसीलिए की। तो सर्वे हो रहा अगर है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल सर्वे करें, हमने कहा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हत्या, अपराध, इस सब पे सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए सरकार सर्वे हो मेरी रहा है, तेरी हो, इसीलिए बीजेपी सर्वे की, हो रहा किसी है। की भी हो, लेकिन इस डिबेट इस पे नहीं हो रहा। इस डिबेट में बात कुछ और हो रही है, इसलिए मनोज जवाब दूसरी बात का दे रहे हैं। अगर सरकार की मंशा बेहतर है मीमांसा जी, वो मदरसों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, वो मदरसों को आज बेहतर और शिक्षा उनपे अच्छी लगना चाहते ठीक है, हैं, सब्जेक्ट एक को आंकड़ा जोड़ना मनोज चाहते जी, हैं, मनोज जी, तो सरकार एक आंकड़ा बताए। ये भी सुन लीजिए जरा। 2021 का बजट में आपको बता रही हूँ, आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये फिगर्स जो बताए गए हैं सरकार की ओर से, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए 480 करोड़ का बजट, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर्स, स्कॉलरशिप के लिए 600 करोड़ का बजट। इससे पहले 2019 में 13,594 करोड़ का बजट, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में ITI के सेंटर, उसके लिए 40 करोड़ का बजट। धन्यवाद, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा मीमांसा जी। अगर इतना बजट खर्च कर रही है तो कम से कम हम बच गए इस बात से कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा के लिए, मदरसों के लिए। सरकार करे, हम क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं सरकार के लिए कि सरकार दोनों नजरों से देख रही है। कम से कम हम आरोप से भी बच गए, हम आरोप से बच गए। अरे महंत जी प्लीज, पागलोपन वाली बात टीवी डिबेट पे मत करा करिए। यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, महंत संत है, आपकी भाषा बहुत प्यारी होनी चाहिए। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, बात करिए, शिक्षा की बात करिए, अधर्म की बात मत करिए। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। नहीं, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं, मैं क्या बोलूंगा। मैं देश का नागरिक हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। जो पैसा शिक्षा बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए था, वो पैसा आतंकवाद में लगा दिया। इस देश में आप कैलिंग करिए, क्योंकि आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ना। जो पैसा मदरसों में लगाना चाहिए था, जिनका कंप्यूटर आना चाहिए था, कॉपी किताब आना चाहिए था, वो पैसा कहाँ गया? AK-47 के लिए गया, कहाँ गया बता तो दो। पैसा कहाँ गया? कौन जवाब देगा? नहीं, आप बताओ। मोदी जी बैठे, पक्ष तो आप ले रहे हो, पक्ष आप ले रहे हो आतंकवादियों का, जिहादियों का पक्ष तो आप ले रहे हो। आप बताओ कहाँ गया? यही तो सरकार पता कर रही है। सपना है क्या? अरे मनोज जी, सरकार यही पता कर रही है पैसा गया कहाँ। क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले मदरसों में जो पढ़ा रहे हैं वो खुद आतंकवाद से जुड़े हैं। वहाँ पढ़ाने वाले लोग खुद आतंकवाद से जुड़े, तो क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? यही सरकार पता करेगा। हाँ तो अरे फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सरकार वही पता कर रही है, सरकार वही पता कर रही है। अरे सरकार वही पता कर रही है को लड़के कौन से हैं जो गलती कर देते हैं कभी कभी। सरकार वही पता कर रही है कौन से लड़के हैं जो कभी कभी गलती कर देते हैं। सरकार वही पता करने के लिए परिश्रम कर रही है, चिंता मत करिए। और जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उनको संविधान द्रोही हैं, उनको दंडित किया जाएगा। दानिश कुरैशी जी, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, ठीक है मनोज जी, आपका टाइम ओवर, आपका टाइम ओवर, आपने बहुत अपनी बात रख दी। दूसरे पैनल्स भी अपनी अपनी बात रख लें। दानिश कुरैशी जी, कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है और सरकार उसकी स्क्रीनिंग कर रही है तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए मीमांसा जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैं इस तरह मच्छी बाजार में चिल्लाने का आदी नहीं हूं। मैं इत्मीनान से सुनता हूं और इत्मीनान से बोलता हूं। अगर बीच में किसी को इंटरवीन करना है तो आप किसी और को मौका दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर सुनने की तैयारी है तब मैं बोलना शुरू। जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे वाइंड अप करना है डिबेट को। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बात की नवल किशोर दास ने AK-47 की। तो अब आप एक की बात ये बताइए कि क्या आपके घर में घुस जाएगी पुलिस? क्या आपके घर में बम रखा है तो बम का आधार तो चाहिए। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी FIR के आपके घर में जाके बम की तलाशी कर लेगी? तो सुनिए मेरी बात, प्रॉब्लम आपका क्या है? ना तो आप कानून जानते हैं ना संविधान। 1 घंटे से आप चिल्ला रहे संविधान संविधान। आप जानते भी हैं संविधान के कौन से क्लॉजेस माइनॉरिटी को अपने इंस्टीट्यूट चलाने की प्रावधान देते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई जो बेसिक शिक्षा पद्धति जो है वो अगर आपको वो देती है तो आपको मदरसे चलाने की क्या जरूरत है? तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है कि आप इस देश के संविधान का आर्टिकल 29 और 30 दोनों पहले निकाल दीजिए, उसके बाद आप जाके कहिए। दूसरे नंबर की बात, आपने बजट की बात की मीमांसा जी, सुनिए मेरी बात। उत्तर
उत्तर प्रदेश का करीब सालाना बजट 5 करोड़ का है, और आपने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक मैं समझता हूँ 15,000 करोड़ भी नहीं हुआ। जिस प्रदेश में 22% से ज्यादा जिस कम्युनिटी की आबादी है उसके लिए प्रपोर्शनल अगर बजट की बात की जाए तो कितने परसेंट हुआ ये, इसके जवाब में वो नहीं दे रहे। 28,000 से ज्यादा स्कूलों के अंदर में प्राथमिक सुविधाएं नहीं है, ड्रॉप आउट रेट आप देखिए तो इतना बढ़ चुका है, फिर भी उनको प्रॉब्लम मदरसों से। तीसरे और आखिरी नंबर की बात किशोर दास साहब से जो मैं जवाब दूं, जबरदस्त को जवाब दूं, वो ये कह रहे थे कि आपके पूर्वज ये थे, आपके पूर्वज ये थे। सुनिए मैं आपको ठीक है दानिश कुरैशी जी, वक्त में बस इतना ही था, लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं ये इतनी जानकारी मैं आपको दे दूं, तुर्की जैसा देश जहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है वहां पर जो मदरसे हैं वो बहुत पहले बंद कर दिए गए थे, और भी बहुत से ऐसे देश हैं, चाहे आप फ्रांस की बात कर लीजिए, जहां पर मदरसों को लेकर सरकार की ओर से एक नीति तय की जाती है, चाहे वो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नीति हो, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी हुई नीति हो, और उसी नीति पर अमल किया जाता है। यहां पर अगर सर्वे हो रहा है तो इतना ज्यादा विवाद और हंगामा क्यों, इसी को लेकर थी आज की हमारी ये बड़ी बहस।